यौगिक और मिश्रण में क्या क्या अंतर होता है दोनों में। ठीक है, यौगिक तो कल पढ़ाया आप लोगों को, मिक्सचर भी पढ़ाया, उसमें हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। ठीक ना। तो बेसिकली अगर हम राइट, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आवाज क्लियर जा रही है ना। तो मिक्सचर के बारे में ये है कि मिक्सचर में जो मिश्रण में जो उनके संगठन, यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, मटेरियल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके सभी गुण उसमें उपलब्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन यौगिक में क्या होता है कि एक बार यौगिक का जो अवयव होता है वो मिल करके किसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद अगर वो कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके अवयव का जो गुण होता है वो उसमें डिफरेंस हो जाता है। यानी कि मिश्रण में उनके संगठक पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट शुगर और वाटर का अगर हम घोल बनाते हैं, ठीक ना, जैसे कि शुगर प्लस वाटर, इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें इसके संगठक क्या हो गया, शुगर हो गया और वाटर, ये दोनों मिला तो ये सॉल्यूशन बना। ठीक है, वाटर जो होता है वो घोलक होता है और शुगर जो होता है वो घुल होता है। घुल किसको कहते हैं, जो घोलक में घुल जाता है। घोलक किसको कहते हैं, जो घुल को घोलता है। ठीक है, यानी कि पानी जो हो गया वो घोलक हो गया और शुगर घुल जाता है पानी में, इसलिए घुल हो गया। राइट। तो मिक्सचर में क्या होता है कि इसके अवयवी पदार्थों का गुण इसमें मौजूद होता है। ठीक है, पानी और शुगर का अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, कंपाउंड में अगर देखें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, H2O, जल। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन था और ये ऑक्सीजन है ना, ये दोनों कंपाउंड के संगठक है, ये दोनों। और जब जल बन जाता है तो जैसे कि हाइड्रोजन जो है ये गैस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, लेकिन पानी क्या बन जाता है, लिक्विड। तो लिक्विड जब बन गया तो वाटर में जो है इसके संगठक तत्व का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, यहाँ पे प्रॉपर्टी समाप्त हो जाता है। तो ऐसा जो है सिर्फ कंपाउंड में होता है, लेकिन मिक्सचर में नहीं होता। मिक्सचर का जो संगठन, उसका जो कंपोजिशन है वो जो है, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मिश्रण के निर्माण में ऊर्जा ना ही शोषित होती है ना ही मुक्त होता है। ठीक है, हम चीनी पानी का घोल बनाएंगे, हम नमक पानी का घोल बनाएंगे, है ना, हम पिज्जा बनाएंगे, हम और भी दूसरे मिश्रण बनाएंगे, इसमें कहीं कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है, ना ही एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, हाँ, एनर्जी देने से जो सॉल्यूशन है वो जल्दी घुल जाता है उसमें। ठीक है, जैसे कि चीनी पानी का घोल एक बार नॉर्मल घुमाते रहना हाथ से, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्टोव से एनर्जी दे देंगे तब क्या होता है कि शुगर पानी में जल्दी घुल जाता है। ठीक है, फास्ट हो सकता है, इसका जो घुलने का जो रेशियो है वो फास्ट हो सकता है एनर्जी देने से,
लेकिन एनर्जी इससे रिलीज नहीं होगा। ये दोनों को मिलाएंगे नॉर्मली तो रिलीज नहीं होता है एनर्जी। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि जब दो अलग अलग एलिमेंट्स को हम मिलाते हैं, रासायनिक क्रिया करवाते हैं, तो इससे एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, जैसे C6H12O6, CO2 प्लस H2, है ना, प्लस एनर्जी। जैसे कि सी से H12O6 जो है ग्लूकोज है। तो जब ये ब्रेक होता है तो ये CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में ब्रेक होता है। ठीक ना। तो इसमें जो है एक एनर्जी भी रिलीज होती है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन जो कि एक कंपाउंड में होता है, राइट। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है, इसके अवयव किसी भी अनुपात में खोला जा सकता है। मतलब इसके जो सॉल्वेंट होते हैं, यानी कि घुलक और घुल्य जो होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, प्लस घुलक। इसके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। ठीक है, कि इतने ही अनुपात में इसको घोला जा सकता है। इसको किसी भी अनुपात में घोला जा सकता है। जैसे कि जैसे कि 2 चम्मच चीनी को हम एक गिलास में घोलते हैं। ठीक है, एक गिलास में हम 4 चम्मच को भी घोल सकते हैं, 5 चम्मच को भी घोल सकते हैं। ठीक है, 6 चम्मच को घोल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे घुल जो है वो घोलक में घुलना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उस पीरियड को हम सेचुरेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेचुरेशन। तो उस पीरियड को हम सेचुरेशन पीरियड कहते हैं, जहाँ पे घुल जो है घोलक में घुलना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत यौगिक में क्या है कि इसके जो संगठक होते हैं, संगठन होते हैं, वो निश्चित होते हैं। इसमें सम, है ना, H2O। तो जो कंपाउंड होगा वो हमेशा H2O ही होगा।
हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी और ऑक्सीजन 1 होगा। तो वाटर का जो ये है सूत्र, ये हमेशा एक ही रहेगा। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जब मिलेगा तब H2O बचेगा। ये कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है इसको, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, ठीक है। जबकि इसके विपरीत मिक्सचर में हम एक दूसरे को घोलक को घोल सकते हैं, उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उसको कम भी किया जा सकता है, नहीं होता है। इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं? वह पॉइंट जहां पे कोई मटेरियल ठोस से द्रव के रूप में बदलने लगता है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जहाँ पे कोई लिक्विड जो है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड के रूप में नहीं, वाष्प के रूप में बदल जाता है, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर का एग्जांपल तो मैं इधर दूंगा कंपाउंड में। जनरली कोई भी सॉल्यूशन है इसका, नमक पानी का सॉल्यूशन हो या चीनी का घोल हो, ठीक है, या आपका एयर हो, ठीक है, एयर भी मिक्सचर है, कोई दूसरे सॉल्यूशन हो, तो सबका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई ठोस पदार्थ ठोस से द्रव के रूप में जिस टेम्परेचर पे चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कोई लिक्विड उस टेम्परेचर पर लिक्विड से वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है घुल जो सॉल्वेंट होता है उसकी मात्रा को हम बढ़ाया घटाया जा सकता है, उस हिसाब से इसके सॉल्यूशन का जो पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे एक गिलास में 1 चम्मच मैंने दिया शुगर, ठीक है, इसी में जो है हम 10 चम्मच डाल के भी उसको घोल सकते हैं, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो जाता है, राइट। जबकि इसके विपरीत यौगिक का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। और घनत्व क्या हो? वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी डिफरेंट होता है, ठीक है। जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, हमेशा हमेशा निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, एग्जांपल मान लिया जल को ले लेते हैं हम। जल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जल का मेल्टिंग पॉइंट है इसी जल का जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि जो आइस होता है, आइस है ना, आइस भी तो वाटर ही है, लेकिन वो सॉलिड में रहता है। तो आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तब ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसको इसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया इसका? पानी का लिक्विड में, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो ये इवेपोरेट होने लगता है, वाष्प के रूप में बदलने लगता है। इसको इसका वो कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस उबलने लगता है, सॉरी।
ठीक है। मिश्रण में क्या होता है कि मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। ठीक है। मिश्रण में हम दो प्रोडक्ट भी घोल सकते हैं, तीन भी घोल सकते हैं, चार भी घोल सकते हैं। नमक, पानी, चीनी का भी घोल कर सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरा चीज भी डाल सकते हैं, मिल्क भी उसमें डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से मिश्रण हम बना सकते हैं, जो मन चाहे उसको डाल के घोल सकते हैं। ठीक ना। लेकिन इसके विपरीत यौगिक में क्या होता है, इसमें जो अणु होते हैं वो एक ही प्रकार के अणु होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपका शुगर, शुगर, साल्ट, वाटर, है ना। मिल्क भी डाल दिया उसमें, क्या दिक्कत है? तो हम मिक्सचर में क्या है, दो या दो से अधिक कोई भी अणु हम घोल सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं। पानी है तो पानी जो बनेगा हमेशा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ही इसमें होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाटर जो हम किसी चीज को घोल के बना देंगे। ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड बनता है। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलेगा तभी वाटर बनेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज आप। विलियन में क्या, विलियन को छोड़कर शेष सभी मिश्रण विषमांग होते हैं। यानी कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनस होता है बेसिकली। लेकिन दूसरे जो और जो मिश्रण है वो सारे हेट्रोजीनस ही होते हैं लगभग। तो होमोजीनस में जैसे कि आपका एक ही सॉल्यूशन यानी कुछ सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस होता है, जो कि विलियन। जैसे हम लोग कोका कोला पीते हैं, ये जो है होमोजीनस मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है। और कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, होमोजीनस और हेट्रोजीनस कुछ नहीं होता है। कंपाउंड में जो है डायरेक्ट दो तत्व एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एक नया कंपाउंड बनता है। ठीक है। इसमें कोई हेट्रोजीनस और होमोजीनस। मिश्रण का क्या है कि मिश्रण का कोई भी निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। ठीक है। इसमें ग्लूकोज भी डाल दिए और भी दूसरी चीज डालती है ना। प्रोटीन भी डाल दिया, कार्बोहाइड्रेट भी डाल दिए, ठीक है, वाटर भी मिला दिए। तो इसका निश्चित क्या होगा, रासायनिक सूत्र? कुछ नहीं होगा। ठीक ना। तो इसका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। लेकिन यौगिक का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है हमेशा। ठीक है। CO2, H2O, H2SO4, HNO3, है ना, C2H5OH। तो इसका क्या है, इसका जो आपका फार्मूला है, रासायनिक फार्मूला है, वो क्या होता है, हमेशा एक होता है, कभी चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि CO2 आज है कल कुछ और।
लेकिन मिक्सचर में क्या है कि मिक्सचर में हम भाई सब कुछ बोलते हैं, शुगर भी डाल दिया, साल्ट भी डाल दिया, वाटर भी डाल दिया, है ना, और भी कुछ भी डाल दिया। तो इसका कोई रासायनिक केमिकल फार्मूला जो है, इसका कोई कांस्टेंट नहीं। ठीक है, तो ये था आपका मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएशन, कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते सेपरेशन ऑफ मिक्सचर आज पढ़ेंगे हम लोग। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में क्या है कि हम लोग कैसे जो है सेपरेट करते हैं मिक्सचर को, उसके संगठक तत्वों को कैसे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड का और प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिससे इसके अवयवी तत्वों को अलग किया जाता है। ठीक है, मिश्रण में उपस्थित घटकों को विभिन्न विधियों द्वारा उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसको अलग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें से एक जो है क्या है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टल विधि, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है जिसका उपयोग पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक सॉल्यूशन से एक ठोस को अलग करने का तकनीक है। इसमें क्या है कि जो सॉल्यूशन होता है, मान लिया उसमें जो सॉलिड मटेरियल है, उसको हम घोल दिया पानी में। पानी में मैंने घोल दिया सॉलिड मटेरियल को। अब क्या करना है कि उसको हमको अलग करना। ठीक ना, जैसे कि ये आपका, मैं दिखा देता हूँ, ये आपका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ शुगर प्लस वाटर। ये सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का। ठीक है ना, शुगर क्या है? सॉलिड है, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, तो होता क्या है कि किसी ठोस पदार्थों को किसी द्रव में मिलाने और उसे हिलाने पर ठोस द्रव खुल जाता है। लेकिन जब तरल में अधिक से अधिक ठोस मिलाया जाता है, मैंने इससे पहले बताया कि तरल में जब अधिक से अधिक ठोस मिलाते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि वो ठोस पदार्थ खुलना बंद हो जाता है। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? सेचुरेशन पीरियड कहते हैं, या संतृप्ति बिंदु कहते हैं। और ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? सेचुरेशन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने शुगर को पानी में मैंने, शुगर क्या है? शुगर जो है तुल्य है, यानी कि सॉल्यूट। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट, घोलक,
पानी जो है घोल देता है और ये घुल जाता है, इसको सॉल्यूट कहते हैं, इसको वाटर कहते हैं। तो एक ऐसा ही पीरियड आता है जब इसमें पानी जो है, शुगर जो है पानी में नहीं घुलेगा, उसको सेचुरेशन पीरियड कहते हैं। जब बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में हम शुगर को, यानी कि किसी भी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डाल देंगे। तो अब तो शुगर को मैंने पानी में घोल दिया, अब इसको अलग करना है, तो कैसे करें? तो उसको अलग करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसमें करते क्या हम, ये इसमें सॉल्यूशन को एक खुले कंटेनर में गर्म करते हैं। जैसे ये सॉल्यूशन बनाया था हमने, इसको क्या करेंगे, खुले कंटेनर में हम गर्म गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे इसको, ठीक है, स्टोव से हीट देंगे। जब स्टोव से हीट देंगे तब क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपोरेट होने लगेंगे, जो विलय को पीछे छोड़ देगा। तो इसका जो सॉल्वेंट है, जब हम गर्म करेंगे, यानी पानी जो है जैसे ही गर्म करेंगे तो वेपराइज होने लगेगा, ठीक है, वेपराइज होके उड़ने लगेगा। तो वेपराइज होके जब उड़ने लगेगा तो सॉल्वेंट ऊपर जाएगा और सॉल्यूट जो है नीचे बचना, नीचे बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब घोल को गर्म किया बहुत ज्यादा, ठीक है, वेपराइट हो गया सॉल्वेंट, देन जब घोल ठंडा होता है तो घोल के सतह पर विले के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। तब क्या करते हैं, इसको हम ठंडा कर लेते हैं। जब ठंडा कर लोगे तो पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्यूट होते हैं, यानी शुगर जो है वो नीचे बच जाएगा और क्रिस्टलाइन फॉर्म में बच जाएगा। इस क्रिस्टल को क्या करते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, कोई शीट होता है, शीट पे हम कलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से क्रिस्टल्स को, शुगर के क्रिस्टल से, ठीक ना, ये शीट पर शुगर का क्रिस्टल्स, क्रिस्टल को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया से तरल एवं अघुलनशील जो घुल नहीं पाया है ठोस अलग हो जाता है, ठीक है। आखिर में क्या हुआ, ये जो ठोस है अलग हो गया, पानी जो है इवेपोरेट हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान बनने वाले क्रिस्टल का आकार शीतलन दर पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा जल्दी आप ठंडा करोगे, आपका क्रिस्टल उतना जल्दी आपको प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इस प्रोसेस के माध्यम से मैंने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन की विधि से हमने पानी को, ये सॉल्यूशन में जो है पानी और शुगर को अलग कर दिया। वाटर क्या हुआ, एवेपोरेट हो गया और शुगर हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल गया। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, आसवन विधि। आसवन विधि क्या है, आसवन विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मुक्ता द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से किसी द्रव को वाष्पित कर किसी दूसरे स्थान पर इकट्ठा करके ठंडा करके उसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है कि इसमें दो लिक्विड जो है अगर मिला हुआ, ठीक है, मान लिया दो लिक्विड है, इथेनॉल प्लस वाटर, पानी का, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन,
ये सॉल्यूशन है इथेनॉल प्लस वाटर का, दोनों जो है लिक्विड फॉर्म में है। अब क्या है, ये दोनों को अलग करना है। तो अलग कैसे करेंगे? तो होता क्या है कि जो कंपाउंड है इनका जो क्वोथनांक होता है, क्वोथनांक कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जिस भी सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे तो ये जो इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। ये जो है इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प के रूप में बदल जाएगा, उसको फिर हम ठंडा करके अलग कर लेंगे दूसरे कंटेनर में। ठीक है। और पानी को हम अलग कर लेंगे, इथेनॉल निकल जाएगा, पानी रह जाएगा। तो ये आसवन विधि के द्वारा क्या करते हैं, लिक्विड को हम इससे जो है अलग करते हैं, लिक्विड लिक्विड के सॉल्यूशन को। ठीक है। इसको हम आसवन विधि कहते हैं। एक होता है इलिवेशन प्रोसेस। इलिवेशन में क्या होता है, कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और उसके बाद गैसीय अवस्था में। जनरली क्या होता है कि कोई सॉलिड है ना, उसको हीट दिए, तो सॉलिड है हीट दिए, तब क्या होता है कि ये लिक्विड में बनेगा। उसके बाद क्या हुआ, और हीट दिए इसको, तब ये वेपर में बन गया, वाष्प के रूप में बदल गया, चेंज हो गया। ठीक है। सॉलिड को हीट दिए लिक्विड, लिक्विड को हीट दिए वेपर में चेंज हो गया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसे, हाँ, इसे जो है इलिवेशन कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर द्रवावस्था में आने से पहले सीधे ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कुछ सॉलिड ऐसा होता है जिसको हम हीट देंगे तो डायरेक्ट ये वेपर में चेंज हो जाएगा, ना कि लिक्विड में जाएगा। ठीक है। तो वेपर में चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिन्हें गर्म करने पर ठोस से ये डायरेक्ट वेपर में यानी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः गैस अवस्था में आ जाता है। तो ये जो वेपर है इसको हम क्या किए, कूल किए, ठंडा किए, तो ये गैस के रूप में बदल जाता है, गैस अवस्था में जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को इलिवेटेड मटेरियल कहा जाता है। इस प्रकार की क्रिया ऊध्र्वपातन कहलाती है। मान लिया कुछ सॉलिड से जो है उसको जो है हमको गैस के रूप में बदलना है। ठीक है। तो वो इलिवेशन मेथड के द्वारा हम लोग करेंगे। इलिवेशन मेथड में क्या करेंगे, उस सॉलिड को हीट गर्म देंगे, गर्म करेंगे, देन वो वेपर में बदल जाएगा, उसके बाद उसको ठंडा करेंगे। जब ठंडा करेंगे वेपर को तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, तो उसका हमको गैस का रूप मिल जाएगा। इस प्रक्रिया को, इस मेथड को क्या कहते हैं, इरिगेशन मेथड कहते हैं। बेसिकली इस मेथड में जो है कौन सा मटेरियल होता है, जैसे आपका नेपथलीन, कपूर, नेपथलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड। ठीक है।
इस तरह के जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं कि सॉलिड अवस्था में रहते हैं, लेकिन इनको हम गर्म करते हैं तो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाते हैं, और वेपर को जब हम ठंडा करते हैं तो ये गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन मेथड कहते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, परभाजी आसवन। ठीक है। परभाजी आसवन में क्या होता है? परभाजी आसवन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में, जिन द्रवों का क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं उन्हें परभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है। जैसे आपका हो गया पेट्रोल, हो गया डीजल, हो गया मिट्टी का तेल, हो गया। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे लिक्विड का एक्सट्रैक्शन करते हैं जिसका क्वथनांक डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। जैसे पेट्रोल है, इसका क्वथनांक अलग होता है। डीजल, इसका क्वथनांक अलग होता है। केरोसिन ऑयल है, इसका क्वथनांक अलग होता है। लेकिन ये तीनों जो निकलते हैं एक ही मटेरियल से निकलते हैं, एक ही पदार्थ से निकलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट, उसको जब गर्म किया जाता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है, डीजल का कुछ और होता है, और केरोसिन का कुछ और होता है। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे इन्हें इन्हें जो है कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है। पेट्रोल का जिस बॉइलिंग पॉइंट उस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर डीजल को कलेक्ट कर लेते हैं, केरोसिन को कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। देखिएगा पेट्रोल जो है बहुत हल्का होता है, लाइट होता है। उससे हेवी डीजल होता है और उससे ज्यादा हेवी केरोसिन ऑयल होता है। तो तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ऐसे विधि को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं। एक और चीज होता है, पेट्रोल से पहले प्राणोदक होता है, जिसको हम लोग रॉकेट में यूज करते हैं। तो इसको तो अलग से हम लोग पढ़ेंगे विस्तार में, ठीक है, बाद में जब हम लोग कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। हाइपर डिस्टिलेशन, हाफ आसवन होता है एक, इसके द्वारा भी हम लोग पृथक्करण का काम करते हैं। हाफ आसवन में एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का पृथक्करण किया जाता है। जो जल में आग की तरह भाप के साथ वाष्पीकृत होते हैं। के द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का किया जाता है जो अपने लाल पर अंकित हो जाते हैं। जैसे एकीकृत, मेथाइल एसीटल विनाइल आदि का अपस्तर द्वारा किया जाता है। जैसे कुछ, जैसे कि आप मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ अशुद्धि होती है। ठीक है।
इम्प्योरिटीज होती है। तो इस इम्प्योरिटीज को हम लोग अलग करने के लिए क्या करते हैं कि जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसके जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं, वेपोराइज होता है और इवेपोरेट हो जाता है। इसके अशुद्धि क्या होता है, वेपोराइज होकर इवेपोरेट हो जाता है, उसको हम और इसमें हमें ओरिजिनल मिथाइल अल्कोहल या एसीटोन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं कि हम लोग अशुद्धि को अलग करते हैं, अशुद्धि को अलग करने का काम किया जाता है, जिसे हम भाप आसवन कहा करते हैं। ठीक है। फिर एक और है, वो कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण। इसमें क्या करते हैं कि जो लॉ एस होते हैं, ठीक है, उसका इसमें हम लोग पृथक्करण करते हैं। ठीक है। वैसे लॉ एस जिसमें चुंबक के द्वारा इस विधि को किया जाता है। ठीक है। इस विधि में हम क्या करते हैं, इसको छान करके, चाल करके, फटकार करके या फटक करके या उड़ा करके भी हम इस पृथक्करण को करते हैं। इसके अलावा जो चुंबक होते हैं उसके माध्यम से किया जाता है। जो भी लौ पदार्थ होते हैं उसमें वो क्या होता है कि सट जाता है और उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ऐसे विधि को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक के पृथक्करण कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है एक पॉइंट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का, जिससे हम लोग यूज करते हैं। और टाइम टू टाइम जो है इसमें हम लोग आगे जो कोर्स है, एस है, या फिर और भी दूसरी चीज है, तो टाइम टू टाइम इसकी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने इसको एक एक पॉइंट करके सारा चीज आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया कि डिस्टिलेशन मेथड क्या है, आसवन मेथड क्या है, एलिवेशन क्या है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है ना, और वेपर डिस्टिलेशन क्या है, और चुंबक की प्रक्रिया। ठीक है। ये आपका एन हो गया सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। इसका नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो मटेरियल आज आपका समाप्त हो गया, कंप्लीट। जब एक चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग चले जाएंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव्स आता है। ठीक है। कल हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो मटेरियल में हमने क्या क्या पढ़ दिया, मटेरियल एलिमेंट पढ़ा। ठीक है। एलिमेंट में हमने जॉन मेथड पढ़ा, एंड मेथड साथ में उसको याद रखना। और कंपाउंड में पढ़ा। ठीक है। कंपाउंड में क्या पढ़ा हमने, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
होमोजीनस देन हेटेरो। ठीक है, तो ये था आपका मटेरियल। मटेरियल आज समाप्त हो गया। कल हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कल हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम क्या है। ठीक है, परमाणु के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल हम लोग दोबारा से असेंबल होंगे और स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो क्लास में